तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, संगीत शिक्षक भर्ती की जो सेट प्रैक्टिस जो चल रही है इम्पोर्टेंट वाली, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 70 प्रश्न जो है इससे पहले मैं करवा चुका हूं। जस्ट अभी पिछले वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उसको, क्योंकि दोस्तों वहां से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके स्टेट या बीपीएससी में बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जो बनेंगे, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो सेट है ना दोस्तों, रागों से रिलेटेड जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट ये सेट है, बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा इस सेट का पहला प्रश्न है, यानी कि बोले तो 71। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न होगा ये क्या है कि राग नंद का वादी और संवादी स्वर क्या होता है। देखिए, राग नंद की अगर वादी और संवादी की अगर हम बात कर ले, तो राग नंद का वादी और संवादी सा और प होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे आपसे कि राग नंद का गायन समय कब होता है, तो आपको बताना है रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर ये हो जाएगा राग नंद का क्या हो जाएगा, गायन समय। और इसकी अगर जाति के बारे में अगर बात की जाए, इसकी जाति रागनंद की जाति, तो ये आपको बताना है कि इसकी जाति जो होती है साडव संपूर्ण होती है। कौन सी जाति? साडव संपूर्ण। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि एक प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से माइंड में नोट कीजिए। बिल्कुल यह जो है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग पंचम किस थाट का राग है। देखिए, पंचम के बारे में बात हो रही है, तो पंचम का थाट पूछा जा रहा है। तो थाट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मारवा थाट का राग है। राग पंचम जो है आपके मारवा थाट का राग है। अगर इसके गायन समय की बात करें राग पंचम के, तो ये क्या है आपके सायकालीन संधि प्रकाश राग है। इसके गायन समय होते हैं 4 से 7 संध्या, 4 से 7 ये सायकालीन जो है आपके संधि प्रकाश राग के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपका वादी और संवादी स्वर क्या होता है, तो आपको बताना है इसमें रे इसका वादी होता है राग पंचम का, और संवादी ध होता है। ठीक है, किसका? राग ये पंचम में पूछा जा रहा है ना। ठीक है, ये आपकी बात हो रही है, रे और ध होता है, ये मारवा थाट का राग है। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि यह सब जितने भी प्रश्न दोस्तों बनेंगे, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए रे और ध जो हो गए। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों का वर्णन है। देखिए, संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है, इसके लेखक के बारे में अगर बात करें, तो लेखक कौन है? लेखक सारंग देव है। जैसा कि ये तो बहुत बार आपको रिपीट, ये तो जुबान पे चढ़ गया होगा, बस सोए सोए भी इसको आप लोग बोल सकते हैं कि संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव। देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि कितने रागों का वर्णन किया है। तो देखिए, रागों का वर्णन की अगर बात करें, तो ये 264 रागों का वर्णन किए हैं। कौन? सारंग देव के अनुसार। लेकिन हमारे जो 264 है वो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसको सही करके यहाँ पे 264 बना लेंगे। ठीक है, सारंग देव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध छाया लग्न संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले मिला है, सर्वप्रथम मिला है। तो शुद्ध छाया लग्न संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति के उल्लेख की अगर बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो किसमें मिला था, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो आपके मिले थे किसमें, तो वो आपके मिले थे संगीत दर्पण में। अगर बात कर ले संगीत दर्पण की, तो संगीत दर्पण के लेखक कौन है? पंडित दामोदर। पंडित दामोदर जो है वो आपके संगीत दर्पण के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके सारंगदेव हो जाएंगे। संगीतांजलि के लेखक ओमकारनाथ ठाकुर हो जाएंगे। और ये नाट्यशास्त्र के लेखक भरत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है डिस्क्राइब करते हुए पूरे क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि चैनल पे नए या पुराने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का जो है टाइम बहुत काफ़ी नज़दीक है, और आपके लिए सेट प्रैक्टिस जो है काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, तो मेरा जितना भी मतलब जो भी सेट प्रैक्टिस आता है वो आप लोग के पास जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 75। ईमन तथा फरोदस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त है। तो ईमन और फरोदस्त के बारे में बात करें, तो यह जो आपके हैं किसमें, बृहदेशी जो है आपका, ये राग तरंगनी जो है आपका, इसमें आपके जो है प्राप्त है। ईमन तथा फरोदस्त ताल का वर्णन जो है अगर पूछे, तो राग तरंगनी। ठीक है, राग तरंगनी। वैसे दोस्तों चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि राग तरंगनी के लेखक कौन है। बृहदेशी की बात करें, तो बृहदेशी के हैं आपके मतंग मुनि। मतंग जो कि आपके क्या किए, राग का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, वो बृहदेशी में ही मिलता है राग का।
ठीक है। लेकिन ईमन फरोदस्त का जो है आपको राग तरंगनी में, राग शब्द जो है आपको विदेशी में ही मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर राग तरंगनी है। और यहाँ पे राग शब्द सर्वप्रथम किसमें मिला, तो ये आपके मतंग के विदेशी में मिला। इसके लेखक कौन है, मतंग, ठीक है। अगर बात कर ले संगीत दर्पण की तो पंडित दामोदर, और संगीत मकरंद की तो आपके ये कौन हो जाएंगे, नारद है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वराली मध्यम किसे कहा जाता है। देखिए वराली मध्यम किसे कहा जाता है। वराली मध्यम तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं 76 नंबर प्रश्न में कि आपके जो यहाँ जो आपके जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो तीव्र माह होते हैं ना, उसको वराली मध्यम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह से देख रखा है, यहाँ पे दे रखा है ग्राम के बारे में, तो मध्यम ग्राम के पंचम को कहा जाता है, ऐसा यहाँ पे इसका मानना है। लेकिन वराली माह इसको प्रतिमा बोलते हैं और वराली माह भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो तीव्र माह होता है ना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, उसी को वराली माह भी कहा जाता है और उसी को तीव्र माह भी कहा, ये प्रतिमा भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निर्गीत क्या है। देखिए निर्गीत, गीत दो प्रकार, एक होता है कौन सा, निर्गीत, दूसरा होता है बहिर्गीत। तो हमें निर्गीत पूछा जा रहा है कि निर्गीत तो क्या है, तो निर्गीत जो है वाद्य प्रधान गीत है, इसमें जो आपके क्या होते हैं, स्वर नहीं होते हैं। चलिए अगला है कि हेमंत राग को किस प्रहर गाया जाता है। तो हेमंत राग की बात हो रही है तो इसके गायन का जो प्रहर हो जाएगा आपको, कौन सा प्रहर में गाया जाता है। तो प्रहर की अगर बात करें तो इसके जो प्रहर माने जाते हैं वो ऐसा होता है कि ये राग जो है आपके किस थाट का है, तो ये आपके थाट जो हो गए पूर्वी थाट का ये राग है, ठीक है। ये थाट इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी। तो पूर्वी थाट में जो है अगर बात करें इसके गायन समय की, तो यहाँ पे हमें क्या दिया मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है चौथे, यानी चौथे पहर, तीसरे पहर, दूसरे पहर, पहले पहर। तो इसका सही जवाब हम लोग को हो जाएगा पहले पहर में। ये पूर्वी थाट का राग है, हेमंत राग जो है आपके पूर्वी थाट का है। और इसमें जो है इसका जो वादी संवादी अगर पूछा जाए तो इसको क्या बताना है, रे इसका वादी है और प इसका संवादी है, ठीक है। इस तरह से क्लियर। अगला प्रश्न है ध म ग सा रे ग सा नी किस राग का स्वर समूह है। तो ये बताना है राग के स्वर समूह जो है वो किस राग के स्वर समूह है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तिलक कामोद। तो तिलक कामोद का जो रात्रि गायन समय है वो होता है रात्रि का दूसरा पहर, तिलक कामोद का, ठीक है। रात्रि का दूसरा पहर होता है गायन समय इसका। और सा और प जो हो जाते हैं इसके वादी और संवादी स्वर हो जाते हैं। अगर आपसे तिलक कामोद की अगर थाट पूछी जाए तो किस थाट का बताना है, तो ये आपके खमाज थाट का हो जाएगा, खमाज, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न जो है आपके सॉल्व होते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं एक एक चीज को, जैसे कि आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं सानी ध प म ध ग ग। यहाँ पे ये देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये चिन्ह किस चीज का है, ये जो यहाँ पे आप चिन्ह देख रहे हैं ये किस चीज का चिन्ह है, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं, अवग्रह। यह स्वरों के विस्तार करने के लिए यहाँ पे अवग्रह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये अवग्रह है। चलिए अब ये स्वर समूह बताना है कि किसका है। तो स्वर समूह ये आपका हो जाएगा बागेश्वरी का। किसका है, बागेश्वरी का स्वर समूह है। अगर बागेश्वरी जो है आपके क्या है, बागेश्वरी के वादी संवादी की अगर बात करें तो बागेश्वरी के वादी संवादी म और सा हो जाएंगे, वादी म, संवादी आपका हो जाएगा सा। और बागेश्वरी की बात करें तो इसकी थाट जो हो जाएगी वो काफी थाट, काफी थाट से है राग बागेश्वरी। और अगर आपसे जाति पूछे तो जाति बताना है औडव साडव। क्या बताना है, औडव साडव इसकी जाति हो जाएगी राग बागेश्वरी की। और इसका गायन समय आप लोग को पता ही है कि रात्रि का तीसरा पहर, ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर आपका गायन समय हो जाएगा बागेश्वरी का। चलिए अगला प्रश्न है कि राग की उत्पत्ति किससे हुई। तो सभी लोग जानते हैं कि राग की उत्पत्ति किससे होती है, थाटों से मानी जाती है। थाट कितने हैं, थाट हमारे हिंदुस्तानी थाट 10 माने गए हैं। और दक्षिणी पद्धति में मेल जो है, थाटे को मेल कहते हैं, मेल वहाँ 19 माने गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं थाट, तो थाट 10 है। और जो थाटों के नाम से ही राग बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आश्रय राग कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, जाति की बात करें तो आपके भरत ने कितनी जातियां मानी, 18 जातियां मानी है। सारंगदेव ने ये आपके कितनी जातियां हैं, 18। षडज ग्राम और ये आपके मध्यम ग्राम, जिसमें कि आपके षडज ग्राम में कितनी है, 7 जातियां हैं और मध्यम ग्राम में 11 जातियां हैं। तो इस तरह से है। मूर्छना की संख्या कितनी है, 21 मूर्छना है, सप्तक 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्लियर।
रागों में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य हैं? अगर किसी भी राग को आप गा बजा रहे हैं तो कम से कम उसमें जो है भैया आपके 5 स्वर तो लगने ही चाहिए। 5 स्वर, और अधिक से अधिक अगर पूछे तो 7 स्वर। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं 83 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? 83 नंबर की तरफ हम बढ़ लेते हैं। देखिए 83 में क्या पूछ रहा है कि रे प म प ग रे म म, उसके बाद फिर अवग्रह लगा के उसके बाद फिर प किया है। तो यहाँ कोमल ग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है? तो आपको देखना है कोमल ग का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है स्वर समूह किस थाट का है? तो ये आपका किसका है? कौन सा राग? तो ये काफी राग का हो जाएगा। अगर बात कर ले काफी राग की, अगर वादी संवादी की, तो इसमें प और सा इसका हो जाएगा वादी और संवादी राग काफी की। और गायन समय काफी का कब होता है? आपके मध्य रात्रि में होता है। मध्य रात्रि में इसका गायन समय होता है। ठीक है? मध्य रात्रि में। और इसकी जाति की बात करें तो इसकी जाति संपूर्ण होती है। संपूर्ण राग काफी की जाति संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है राग श्री किस जाति का राग है? देखिए श्री जो है आपकी किस जाति का राग है? तो इसका राग जो है आपका औडव संपूर्ण हो जाएगा, राग श्री। आगे बढ़ते हैं। सा नी सा रे ग प प ग रे नी ध सा स्वर समूह किस राग का है? तो यह जो स्वर समूह जो आपका हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे कलावती की। किसकी? कलावती की हो जाएंगे। कलावती जो है इसका गायन समय कलावती का होता है, रात्रि का दूसरा पहर कलावती का। और इसकी कलावती किस थाट से आती है? तो कलावती आपके खमाज थाट से आता है। ठीक है? वादी संवादी इसका प और सा हो जाता है कलावती का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि राग पुरिया धनाश्री का संप्रकृतिक राग। तो पुरिया धनाश्री का जो संप्रकृतिक राग है वो आपका हो जाएगा पूर्वी। पुसे पुरिया पुसे पूर्वी। अगर पूर्वी बात करें तो ये क्या है? आश्रय राग है। पूर्वी खुद ही थाट है। इसमें क्या होता है कि दोनों निषाद का प्रयोग होता है। सॉरी, दोनों मध्यम का प्रयोग इसमें किया जाता है ना, मध्यम। एक शुद्ध भी और तीव्र भी, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पूर्वी में। वादी संवादी इसका होता है ग और नी। ग वादी और संवादी इसका होता है नी। अगर जाति की बात करें तो जाति इसकी पूर्वी की संपूर्ण होती है, संपूर्ण जाति के अंतर्गत आती है। आगे क्या है कि राग गांधी बिलावल और दुर्गेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये राग दुर्गेश्वरी और बिलावल ये अलाउद्दीन खां के द्वारा है, इसकी रचना की गई थी। अलाउद्दीन खां। और अलाउद्दीन खां के बारे में बात हो रही थी। उनका संबंध किस घराने से है? मैहर घराने से है इनका संबंध। मैहर घराने से। प्रश्न इसमें कभी कभी बनता भी है कि अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो वो मैहर में रहते थे और घराना उन्हीं के घराने के घर के नाम पे ही घराना उनका पड़ गया मैहर के। अगला प्रश्न है कि संकीर्ण राग किसे कहा जाता है? तो संकीर्ण राग की बात हो रही है। तो संकीर्ण राग जो होता है कि दो से अधिक रागों का जो मिश्रण होता है, दो से जो अधिक रागों का मिश्रण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संकीर्ण राग कहा जाता है। और जिसमें छाया लग राग होता है और एक शुद्ध राग होता है। शुद्ध जो स्वयं का हो, छाया लग जिसमें दूसरे की छाया लगे, और संकीर्ण जो आपकी दो से अधिक रागों का मिश्रण हो। ठीक है? अगला प्रश्न है पंडित भातखंडे जी ने रागों के समय को कितने भागों में बांटा है? तो समय पूछा गया है कि कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 2 भागों में बांटा गया है रागों के समय को। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध मध्यम स्वर वाले रागों की क्या विशेषता है? देखिए मध्यम जिसमें अगर शुद्ध लग रहा है तो आपको ज़्यादा प्रेशर यानी कि ज़्यादा जो है गले में साउंड देने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध। तो सुबह-सुबह क्या होता है कि ज़्यादा शोर नहीं होता है, क्राउड नहीं होता है, तो इसके कारण प्रातः काल में ही जो होता है आपके मध्यम जो है शुद्ध वाले प्रयोग हो जाते हैं, और सायंकालीन में आपके तीव्र वाले प्रयोग होते हैं। तो क्लियर हो गया? आगे प्रश्न है सारंग देव के ग्राम रागों की संख्या कितनी है? तो सारंग देव के अनुसार ग्राम रागों की संख्या 30 मानी गई है। ग्राम रागों की संख्या 30 मानी गई है। अगर रागों की वर्णन के बारे में अगर बात करें तो वो 20 रागों का वर्णन करते हैं। यहाँ ग्राम राग कितने माने हैं? 30। और राग का वर्णन कितना किए हैं? 20। ठीक है? कौन कौन से अभी बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे है राग दरबारी कान्हड़ा में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो राग दरबारी कान्हड़ा के लिए अगर स्वर प्रमुख की बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें अति कोमल गांधार जो है इसका प्रमुख स्वर है। राग दरबारी कान्हड़ा का अति कोमल गांधार। ठीक है? अति कोमल गांधार जो आपका है। अगला है प्रश्न कि राग मधुमाद सारंग का गायन समय क्या है? तो मधुमाद सारंग की अगर गायन समय की हम बात कर लें तो इसका गायन समय कब हो जाता है? इसका हो जाता है
दिन का पहला पहर हो जाता है इसका गायन समय। सही जवाब हमारा हो जाएगा दिन का पहला पहर। आगे अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है हमारा। आगे हम यहाँ आ जाएंगे। आगे है कि राग मधुबंती का वादी संवादी क्या है। मधुबंती जो है आपके वादी संवादी क्या हो जाएंगे, इसके प और रे इसके वादी और संवादी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं राग मियाँ की सारंग किस थाट का राग है। तो राग मियाँ की सारंग जो है वो आपके काफी थाट का राग है। किस थाट का राग है, काफी थाट का राग है। और इसमें जो है आपके दोनों निषाद का प्रयोग होता है। इसमें दोनों निषाद यानी कि कोमल भी और शुद्ध भी, तो दोनों निषाद का प्रयोग इसमें होता है। अगर इसकी जाति की बात करें तो आपके मधु ये इसमें मियाँ की सारंग की जाति जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जाति हो जाएंगे आपके औडव औडव। ठीक है, ये आपके जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, रे और प इसका जो हो जाता है वादी और संवादी होता है किसका, मियाँ की सारंग की। रे और प जो है आपके मियाँ की सारंग की। यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, बिल्कुल अब स्पष्ट सुनिए। ठीक है, अब स्पष्ट होगा। मियाँ की सारंग किस थाट की है, तो काफी थाट की है। काफी थाट की है मियाँ की सारंग। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। और इसका गायन समय अगर पूछा जाए आपके मियाँ की सारंग की, तो मियाँ की सारंग का गायन समय जो होगा कब होगा, दिन का दूसरा पहर। दिन का दूसरा पहर मियाँ की सारंग, याद रखना है। इसके वादी संवादी जो हो जाएंगे आपके रे और प, इसके वादी संवादी हो जाते हैं किसके, मियाँ की सारंग की। हम काफी की बात नहीं कर रहे हैं। आगे इसका क्या है कि राग मेघ मल्हार का वादी और संवादी। तो राग मेघ मल्हार जो है आपके उसका वादी और संवादी बताना है। तो राग मेघ मल्हार का सा और प जो है आपका वादी और संवादी स्वर हो जाते हैं राग मेघ मल्हार में। मेघ मल्हार में भी क्या होता है कि इसमें भी दोनों निषाद का प्रयोग होता है। मेघ मल्हार जैसा कि आपने देखा भी कि मियाँ की सारंग में दोनों नी का प्रयोग हुआ, इसमें भी दोनों नी का प्रयोग होता है, मेघ मल्हार में होता है। जाति की बात करें तो इसकी जाति होती है आपकी औडव 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 औडव। चलिए अब देख लेते हैं आगे। राग रेवा किस थाट का राग है। तो राग रेवा जो है आपका पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का राग है। और पूर्वी में मैंने बता ही दिया, पूर्वी जो है इसकी जाति क्या है। अगला प्रश्न है 98 नंबर की राग साजगिरी का वादी और संवादी क्या है। देखिए साजगिरी के बारे में बात हो रही है। साजगिरी जो है आपके वादी और संवादी में आपका हो जाएगा ग और नी। ठीक है, ग और नी इसके वादी संवादी हो जाते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि राग साजगिरी जो है वो कौन से थाट का राग है। अगला प्रश्न है हंस ध्वनि किस पद्धति का राग है। तो हंस ध्वनि जो है आपके कर्नाटकी पद्धति का राग माना जाता है। हंस ध्वनि ठीक है, जो है आपके कर्नाटकी और ये हिंदुस्तानी दोनों रूप में समान रूप से ये प्रयोग होती है। कौन, हंस ध्वनि। आगे है राग सरपर्दा की रचना किसने की। तो सरपर्दा की अगर रचना की बात हो रही हो कि राग सरपर्दा की रचना किसने की है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरपर्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। ये बहुत बड़े जो है इनको भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे और इनका जो है तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो, तराना, बहुत सारे कव्वाली, तो ये सब के सबके आविष्कारक अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। ठीक है, बाकी आप तानसेन के बारे में बताइए कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे, और स्वामी हरिदास, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसके गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असावरी थाट के स्तरों में यदि ध कोमल के स्थान पर ध जो है आपके शुद्ध मान लिया जाए, ध कोमल के जगह पे अगर शुद्ध मान लिया जाए तो वह कौन सा थाट हो जाएगा। तो थाट वो कौन सा हो जाएगा, थाट वो बदल जाएगा। तो वो कौन सा थाट होगा, वो आपके खमाज थाट हो जाएंगे। या खयाज लिखा हुआ है, इसको कट कीजिए और यहाँ पे कीजिए खमाज, ये आपके खमाज थाट में हो जाएंगे। ठीक है, अगला है 102 नंबर का है कि 102 नंबर क्या कह रहा है कि राग भैरव भैरवी काफी राग में कितने स्वर वर्जित होते हैं। देखिए भैरव भैरवी और काफी की अगर बात करें तो इसमें एक भी स्वर वर्जित नहीं होते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न और है। 103 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। देखिए राग काफी में कौन से गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। अगर काफी की बात हो रही है तो कौन से गीत जो है विशेष रूप से गाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ठुमरी।
ठुमरी। अगर ताल की बात करें तो ताल इसके ठुमरी जो है आपके दीपचंदी ताल, दीपचंदी ताल के साथ गाई जाती है ठुमरी, इसकी संगत होती है। दीपचंदी ताल में कितनी मात्रा, दीपचंदी ताल में 14 मात्रा का ताल है, ठीक है। और दीपचंदी ताल का विभाग चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देख लेते हैं 104 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आना चाहिए कि कौन सा गीत काफी में कौन सा, तो ठुमरी, ठुमरी जो है दीपचंदी ताल में गाया जाता है। अब यहाँ पे है राग देश में वादी और संवादी जो है स्वर कौन से हैं, तो देश में, तो देश में आपके अगर वादी संवादी की बात किया जाए तो रे और प जो है आपके वादी और संवादी है। चलिए फटाफट राग देश का थाट बताया कीजिए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ जो है प्रश्न जो है आपको समाप्त हुआ। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा, और अभी तक उन लोगों के पास नहीं पहुंचा है तो सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारे जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो नहीं देख पा रहे हैं तो उनके पास भी यह सेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि अब तक चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।